This call is now being recorded. Good morning, sir. सभी को गुड मॉर्निंग वंस अगेन। ओके, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सभी को आवाज प्रॉपर आ रहा है? यस सर। ओके, तो पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा था कि एक कैंपेन या कह लें व्हाट इज द कैंपेन, कैंपेन प्लानिंग क्या होता है, तो उसके बारे में डिस्कस किया गया था। और साथ ही एक राइटर थे जी.एम. रेंगे, तो उनके अनुसार यहाँ पे एक आदर्श विज्ञापन योजना के लिए कुछ सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक होता है, अकॉर्डिंग टू जी.एम. रेंगे। तो उन्होंने उसमें बताया था, आप सभी को मैंने बताया था, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस यानी कि प्रभाविता यानी कि प्रभुत्व का सिद्धांत, और दूसरा मैंने बताया था आपको प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेशन यानी कि दोहराव का सिद्धांत, और जो तीसरा था आपका वो था आपका एकाग्रता का सिद्धांत। तो एक आदर्श कैंपेन योजना में निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करना उनके अनुसार आवश्यक है और पालन किया भी जा रहा है। ठीक है, उसी स्टेप में हम आज उसी स्टेप में उसी के आगे आज हम यहाँ पर बात करेंगे कि किसी भी एक आदर्श विज्ञापन अभियान की योजना को सफल बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और उसमें क्या सतर्कता बरतनी चाहिए, जिससे कि हम अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर तरीके से कस्टमर तक या उसकी इंफॉर्मेशन को पहुंचा सके। तो कुछ यहाँ पर दिक्कतें आती हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक नई कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ में एस्टेब्लिश करने में यूं कह लें कि परेशान या ये कह लें कि संघर्ष उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे ही आज हम फैक्टर्स की यहाँ पर बात करेंगे जो कि एक आदर्श विज्ञापन में यहाँ पर नहीं होने चाहिए। ठीक है, और यदि हैं तो उनको हम किस तरीके से, देखिए हैं मान लीजिए बने रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हम उस कैंपेन को किस तरीके से प्रेजेंट करें। ठीक है, तो उसी के आगे आप सभी लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, और हेडिंग डालने के बाद में आप आगे उसमें लिखिए, हेडिंग डालिएगा एक आदर्श विज्ञापन अभियान की, एक आदर्श विज्ञापन अभियान की योजना को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द प्लानिंग ऑफ
एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन। सर रिपीट कर दीजिए। एक आदर्श विज्ञापन अभियान की योजना को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जो फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं जिससे कि हमारा जो कैंपेन है वो प्रभावित होता है। इसके बावजूद भी हम उसको मार्केट में ले जाते हैं, क्योंकि संघर्ष सभी जगह है। देखिए, नेगेटिव और पॉजिटिव हमेशा साथ रहेगा। दिन है तो रात है, अच्छा है तो बेकार है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से इसमें भी है, एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं आपके। तो जो सर एक कारक, बार प्लीज वो हेडिंग रिपीट कर दीजिए। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा सब लोग हैं। सॉरी सर, यस सर। क्योंकि 3 बार मैं रिपीट कर चुका हूँ। लिखिएगा, एक आदर्श विज्ञापन अभियान की योजना यानी कि प्लानिंग को प्रभावित करने वाले कारक। डाल लिया हेडिंग सभी ने? लिखो, ओके। लिखिएगा इसके अंतर्गत, लिखिए, ऐसे कई फैक्टर्स हैं, ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो एक विज्ञापन अभियान की योजना को प्रभावित करते हैं। फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अभी मैं डिस्कस भी करूंगा तो जवाब देखिए मिलना चाहिए, ठीक है। ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो एक विज्ञापन अभियान की योजना यानी कि प्लानिंग को प्रभावित करते हैं। फुल स्टॉप। कंपनी के ओवरऑल मार्केटिंग प्लानिंग और प्रोग्राम्स यानी कि जो भी हमारे कार्यक्रम्स होते हैं, प्रोग्राम्स की योजना बनाने में इन पर का मतलब है फैक्टर्स पर, जो भी हमारे फैक्टर्स है उन पर, इन पर विचार किया जाना चाहिए। क्योंकि एक विज्ञापन अभियान पूरी मार्केटिंग योजना के या ओवरऑल मार्केटिंग प्लानिंग के एक
भाग के रूप में, भाग यानी कि पार्ट्स या उसका हिस्सा, जो भी लिखना चाहें आप अपने समझ से आप उसको वहां पर लिख लें। सर मार्केटिंग के रूप में। नहीं, देखिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि एक विज्ञापन अभियान ओवरऑल मार्केटिंग प्लानिंग के एक भाग यानी कि पार्ट्स के रूप में योजनाबद्ध है। योजनाबद्ध यानी ऑर्डर टू ऑर्डर या स्टेप बाय स्टेप योजनाबद्ध है। पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, देन फिर क्या होगा, ऐसे एक उसकी पूरी प्लानिंग है वहां पे। एक योजनाबद्ध है और इसका एक अभिन्न अंग, और इसका एक अभिन्न अंग, फुल स्टॉप। एक विज्ञापन ब्रैकेट में लिख लेना एडवर्टाइजर, यानी कि विज्ञापन करता। ठीक है, एक विज्ञापन ब्रैकेट में एडवर्टाइजर ऑब्लिक विज्ञापन करता या व्यक्ति, यानी व्यक्ति या पर्सन। यहाँ कस्टमर नहीं लिखेंगे, यहाँ व्यक्ति को हम पर्सन बताएंगे। जो पर्सन है वही हमारा एडवर्टाइजर भी है। यदि हम एडवर्टाइजर को इंडिकेट ना करना चाहें तो वहां पर हम पर्सन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यदि हम यहाँ पर व्यक्ति को कस्टमर बना देंगे तो फिर प्लानिंग नहीं होगी। कस्टमर देखिए प्लानिंग नहीं बना रहा है, वो प्रोडक्ट को यहाँ पर खरीद रहा है, उसको इस्तेमाल करता है। प्लानिंग हमारी कंपनी बना रही है, और कंपनी में भी व्यक्ति होते हैं, लेकिन वो व्यक्ति अपने पद पर होता है। आर्ट डायरेक्टर के पद पे होता है, एडवर्टाइजर के पद पे होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है ना, इस तरीके से। तो उसके लिए ये बात यहाँ पर कही जा रही है, तो इस बात को यहाँ पे सभी को समझना होगा कि यहाँ पे जो व्यक्ति है, इसीलिए मैंने ऑब्लिक लिखा दिया, पर्सन ब्रैकेट बंद, द्वारा अभियान की योजना बनाने से अभियान की योजना बनाने से पहले, यानी कि बिफोर, आफ्टर मतलब की बाद, बिफोर मतलब पहले, योजना बनाने से पहले उनके बारे में अभी मैं समझाऊंगा उनके बारे में यहाँ पर क्या अर्थ है। उनके बारे में डेटा को एकत्र किया जाना चाहिए। डेटा को, यानी कि जो हमारा डाटा है उसको एकत्र किया जाना चाहिए। मान लीजिए आप सभी एक कंपनी में हैं, एम्प्लॉय हैं, और आप एक एडवर्टाइजर या आर्ट डायरेक्टर यानी कि कला निर्देशक के पद पर आप वहां पर हैं। तो मैनेजमेंट आपसे चाहेगा कि आप इस तरीके से कोई योजना बनाएं जो कि अन्य कंपटीशन में जो कंपनीज पहले से हैं, या मान लीजिए आप नई कंपनी अपनी लॉन्च कर रहे हैं, तो हमारी कंपनी उन कंपनी के साथ में संघर्ष करते हुए फाइट करे, क्योंकि इतनी जल्दी तो कोई आपका प्रोडक्ट मार्केट में नहीं यूज करेगा। लेकिन यदि आप प्रयास करेंगे अच्छी तरीके से एक आदर्श कैंपेन के रूप में, तो बेसिकली वो बहुत जल्द अन्य कंपनी के प्रोडक्ट्स के बराबर पहुंच जाएगा। सपोर्ट दैट, देखिए पहले बहुत सारी कंपनियां आपके यहाँ पे थी, लेकिन पिछले विगत 3 वर्षों से जब से देखिए पतंजलि आया है मार्केट्स के रूप में,
तो जितने भी विदेशी या जो और अन्य देशी कंपनीज यहाँ पर और भी थी, तो देखिए उनके अकॉर्डिंग पतंजलि ने काफी अच्छा रिस्पांस दिया और बल्कि हर क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया अलग अलग तरीके से, और लोगों ने उसको खूब इस्तेमाल भी किया और फीडबैक भी किया, और देखिए इसमें नंबर 1 पे कंपनी वो चल रही है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको भी एक आदर्श कैंपेन बनाने से पहले उसके जो डाटा हमारा होता है उसके कलेक्शन को करना यहाँ पर बहुत ही जरूरी है। आपका पर्पस क्या है, आपका उद्देश्य क्या है उस कैंपेन को बनाने में, यानी कि आप किसके लिए कैंपेन बनाना चाह रहे हैं। तो आप जिसके लिए भी कैंपेन बनाना चाह रहे हैं तो आप अपने जो भी एम्प्लॉइज है वो आप मार्केट्स में उतारेंगे, यानी कि आप इधर चले जाइएगा, आप ये एरिया देख लीजिएगा और वहां से जो प्रोडक्ट आप लॉन्च करेंगे या जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, तो वो यदि मार्केट्स में है तो वो उस कंपनी के नाम से होगा, आप अपनी कंपनी के नाम से निकालेंगे और आपका नाम कुछ और होगा। फार्मूला भी हो सकता है चेंज हो, या कुछ सेम भी हो सकता है, रेशियो में कुछ बदलाव हो सकता है। प्रोडक्ट जैसे आप कोई मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, आप कोई दवा लेते हैं तो देखिए एक कभी किसी कंपनी की दवा उस फार्मूले मिलती है या वही फार्मूला किसी दूसरे कंपनी में भी आपको मिलता है। तो इन केस यदि वो दवा नहीं मिलती है तो आप अदर कंपनी में जाकर उस दवा को ले लेते हैं और यूज करते हैं। ठीक है, फिर पता चलता है कि हाँ उस कंपनी की दवा ज्यादा अच्छी थी, इस कंपनी की दवा ज्यादा अच्छी नहीं, या उस कंपनी से जो सेकंड वाली कंपनी की दवा है ज्यादा अच्छी है। तब हमें कंपनी दिखता है दोनों में डिफरेंस कि कौन सा अच्छा था। फिर हम लोग हमेशा जब इस तरीके का भी दिक्कत होती है तो डॉक्टरी सलाह से हम लोग उस दवा को ले लेते हैं वहां पर। तो देखिए उस दवा का सेलिंग हुआ, ठीक है, तो इस तरीके से ही है। तो मार्केट में जब एम्प्लॉय जाते हैं तो ये देखते हैं कि क्या वो वैल्यू मार्केट्स में उसका प्राइस क्या है, उसके फार्मूलेस क्या है, उसका क्या क्वांटिफिकेशन है। तो इसके बाद में सब जगह से जब पूरा डेटे को जब इकट्ठा कर लेते हैं, तो डेटे को इकट्ठा यानी कलेक्शन करने के बाद में आप अपनी कैंपेन को शुरू कर, और जब वो डेटा मिल जाता है तो हमें पता चल जाता है कि वो दवा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है तो एक कम रेशियो में है, या वो है ही नहीं। तो हम ऐसे स्थान पर पहले अपने प्रोडक्ट को उतारेंगे जहाँ पर उस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं तो ना के बराबर हैं या नहीं है, या उन प्रोडक्ट्स का उतना रिस्पॉन्स वहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो वहाँ पे एक्चुअली सफलता मुझे बहुत ही जल्दी मिलेगी। ठीक है, तो आगे हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे, जैसे कि प्लेस, प्राइस, मार्केट, फर्म, कंपनी कहाँ पे डाले, उसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, उसका प्राइस क्या होना चाहिए। तो यही हमारे बहुत बड़े यहाँ पर फैक्टर्स हैं कि हमको सिलेक्शन कहाँ पे करना है। तो यहाँ पे सिलेक्शन सही होगा तो फैक्टर्स रहेंगे, ऐसा नहीं है कि फैक्टर्स नहीं रहेंगे, लेकिन वो उतना उसको प्रभावित नहीं करेंगे। तो उनसे हमको बच के अपने प्रोडक्ट्स को वहां से बचाना है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी क्रम में। बनाना चाहिए, फुल स्टॉप लगा दीजिए। नेक्स्ट इसी पे नीचे की लाइन पे हेडिंग डालिएगा द फर्म। द फर्म, द फर्म, फर्म के आगे लिखिएगा। सर इसकी लास्ट लाइन ये थी ना कि उनके बारे में डेटा को एकत्र करना। हाँ बस इतना है। हाँ डेटा को हाँ एकत्र किया जाना चाहिए, डेटा को एकत्र किया जाना चाहिए। लिखिएगा द फर्म, पहली हेडिंग डालिए। ये पहला हमारा फैक्टर्स है। ठीक है, ये जो मैं लिखा रहा हूं अब आपको, तो ये सारे हमारे फैक्टर्स हैं जो कि एक आदर्श कैंपेन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, और ये रहेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं रहेंगे, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को इनसे बच के काम करना है। ठीक है, द फर्म लिखिएगा। इसमें प्रतिष्ठा यानी कि रिपीटेशन, प्रतिष्ठा, कामा, बाजार में स्थिति यानी कि
पोजीशन इन द मार्केट, पोजीशन इन द मार्केट। पोजीशन इन द मार्केट कामा वित्तीय ताकत यानी कि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, आदि, फुल स्टॉप। फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं, एक बार मिला लीजिएगा। प्रतिष्ठा कामा बाजार में स्थिति कामा वित्तीय ताकत आदि। अभी मैं सभी को समझा दूंगा, पहले लिख लीजिएगा एक एक करके। सेकंड हेडिंग डालिएगा द प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद, द प्रोडक्ट। लिख लिया सभी ने? बता दिया करें कि सर लिख लिया है, तो मैं कंटिन्यू चलता रहूंगा। यस सर। ओके, लिखिएगा उत्पाद का प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, उत्पाद का प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स कामा, चाहे वह, कामा करके लिखेंगे, चाहे वह नया हो या पहले से ही बाजार में स्थापित हो। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं वंस अगेन, चाहे वह नया हो या पहले से ही बाजार में स्थापित हो, कामा इसकी भिन्नता, क्या सर? भिन्नता, इसकी भिन्नता यानी कि दूसरे से कोई चीज अलग, मतलब क्या भिन्नता है दोनों में, क्या चीज नई है, क्या सेम है। कैसे है ना कि यह प्रोडक्ट है तो इसकी क्या खासियत है, इसमें क्या भिन्नता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, इस तरीके से। कामा विशेषताएं, कामा विशेषताएं, कामा पैकेज, कामा पैकेज, कामा उत्पादों की कुल श्रृंखला, उत्पादों की कुल श्रृंखला। लिख लिया सभी ने? नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा द प्राइस यानी कि मूल्य, लिखिएगा उत्पाद का विक्रय मूल्य, उत्पाद का विक्रय मूल्य, कामा
प्रतिस्पर्धी कंपटीटर, कंपटीटर प्रतिस्पर्धी कीमतों से उसका संबंध। लिख लिया? लिख लिया? यस सर। यस सर। लिखिएगा द मार्केट, द मार्केट यानी कि बाजार। आगे लिखिएगा इसी के, संभावित ग्राहकों की संख्या, संभावित यानी कि जो कुछ खास चुने हुए, संभावित ग्राहकों की संख्या और प्रकार, संख्या और प्रकार, कामा उनका स्थान, उनका स्थान। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। ओके, संभावित ग्राहकों की संख्या, और प्रकार, कामा उनका स्थान, उनका स्थान, यस सर। कामा बिक्री की कुल संभावित मात्रा, बिक्री की कुल संभावित मात्रा। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, द पर्पस ऑफ द एडवर्टाइजिंग, द पर्पस ऑफ द एडवर्टाइजिंग यानी कि जो एक एडवर्टाइजिंग का उद्देश्य, पर्पस मतलब या उद्देश्य, द पर्पस ऑफ द एडवर्टाइजिंग। उसमें लिखिएगा देखे जाने वाले, देखे जाने वाले विशेष उद्देश्य, देखे जाने वाले विशेष उद्देश्य, फुल स्टॉप। लिख लिया सभी ने? यस सर। ओके, क्या समझ में आया? क्वेश्चन देखिए सभी के लिए है, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए अपने अपने विचार के हिसाब से सभी लोग बताने का प्रयास किया करें, ठीक है? लिखना ही नहीं, मैं बार बार इसी बात पर इस बार जोर दे रहा हूँ कि फाइनल ईयर है, बहुत लोग बैचलर करके मार्केट्स में जाएंगे, कंपनीज में जाएंगे, प्राइवेट कंपनीज में काम करेंगे, जो भी एम हो, बहुत लोग मास्टर्स भी करेंगे, उसके बाद जाएंगे, लेकिन जाएंगे ये तय है। तो हर चीज क्लियर होनी चाहिए, कल को ये नहीं होना चाहिए कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है,
ठीक है। तो फिर उसमें ये होता है, फिर कोई ये नहीं कहता है कि हमने नहीं पढ़ा या हमने उसको समझा नहीं, ये तो बताया ही नहीं गया ये ऐसा क्या हो। ठीक है, तो क्या समझ में आया? द फर्म, द प्रोडक्ट, द मार्केट, द प्राइस और द पर्पस ऑफ द एडवर्टाइजिंग। क्या समझ में? ये फैक्टर्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, यानी कि कारक हैं। एक आदर्श विज्ञापन अभियान की योजना को बनाते समय हमें इनसे रूबरू होना पड़ता है और इनके रहने के साथ साथ हमको अपने कैंपेन को प्रेजेंट करना पड़ता है, उसका प्रेजेंटेशन करना पड़ता है। तो क्या समझे इसमें आप? सिप्रा मतलब नाम ही लेना पड़ेगा मुझे, तो मैं सिप्रा से स्टार्ट करता हूँ। बताइए सर। किसी को यदि कॉल की जाती है तो आंसर के लिए हाँ का जवाब तुरंत देगा, हाँ यस सर, यस सर। ये नहीं है कि आप देखिए नहीं आता एक अलग चीज है, मैं समझाऊंगा, मैं इसीलिए हूँ। लेकिन ये सर किसी जैसे को अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट है तो उसकी अपेक्षा मतलब अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो उसके जो मतलब दूसरा है उसकी क्या विशेषता, मतलब ऐसे उसमें नहीं, क्या क्या। वेट वेट वेट, ऐसे नहीं। एक कंडीशन मैं देता हूँ, द फर्म, पहला जो मैंने लिखा है मैं सभी से पूछूंगा बारी बारी से। द फर्म, फर्म के अकॉर्डिंग बताइए। उसमें मैंने सर 3 कि चीज। मतलब आपने बताया था प्रतिष्ठा, बाजार में स्थिति और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। मतलब प्रतिष्ठा मतलब कि उसकी क्या रेपुटेशन है, और हाँ हाँ, मतलब उस प्रोडक्ट की बाजार में क्या स्थिति, मतलब कि वो कैसा है, कि वो मतलब चल रहा है कि मतलब साइड में ही है, कि उसको लोग यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, मतलब कि जैसे वो मतलब इसकी ग्रोथ कैसी है, मतलब फाइनेंशियली लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सही है। देखिए द फर्म यानी कि यहाँ पर किसी कंपनी के बारे में बात की जा रही है। मान लीजिए हमारी कोई कंपनी है, तो सबसे पहले बात आती है प्रतिष्ठा की। तो किसी भी कैंपेन को बनाने से पहले मुझे यहाँ पर ये ध्यान देना होता है कि अपनी कंपनी की प्रतिष्ठा यानी कि जो उसकी रिपुटेशन है उसको खोना नहीं है, उसकी रिपुटेशन को हमें बना के रखना है। ठीक है। अब फर्म यदि ऐसी जगह है जहाँ पे अन्य जितने भी प्रतिस्पर्धी जो भी कंपनीज हैं, आप वो पहले से स्टेब्लिश है वहाँ पर और उनका रिस्पांस अच्छा है, यदि वहाँ पर यदि आप अपनी कंपनी को स्टेब्लिश करते हैं तो आई होप आपको काफ़ी कंपटीशन करना पड़ सकता है और आपको अपने प्रोडक्ट्स में प्रॉब्लम भी आ सकती है, सेलिंग में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो पोजीशन इन द मार्केट, तो आपको मार्केट में ये देखना है कि हम ऐसा स्थान या ऐसा लोकेशन चुने जहाँ पे कंपटीशन कम हो, जिस क्योंकि हमारी कंपनी नहीं है तो जिससे हम अपनी ख्याति को वहाँ पर मार्केट में प्राप्त कर सके। दूसरा वित्तीय ताकत यानी कि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, यानी कि या फिर हमारे पास में इतना पैसा हो कि यदि हम कोई प्रोडक्ट इन केस लॉन्च कर रहे हैं और वो सफल नहीं हो सका है, तो यदि लॉस में भी हम चले जाते हैं तो हमारे कंपनी के ऊपर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट ना पड़े। यदि हम लॉस में चले जाते हैं और हमारी कंपनी को घाटा हो जाता है, हमको अपने एम्प्लॉयज को जो भी कर्मचारी है उनको पैसा नहीं दे पा रही है, कंपनी हमारी बंद हो, तो ऐसी स्थिति में हमारी कंपनी बंद हो सकती है, डूब सकती है। यानी कि बंद होने मतलब वही डूब जाना, तो वो कंडीशंस ना आए। तो या फिर हमारे पास इतनी वित्तीय ताकत होनी चाहिए कि यदि हम लॉस में भी चले जाएं तो उसको हम आगे चलकर रिकवर कर सकें। तो ये है हमारे वित्तीय ताकत, यानी कंपनी के पास इतना पैसा होना चाहिए किसी प्रोडक्ट को यदि लॉन्च कर रही है, इन केस यदि वो डिफीट खा जाता है तो लॉस में भी चली जाती है तो उसके ऊपर कोई असर ना पड़े। तो इन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए और ये कारक देखिए बने रहेंगे, ये नहीं जाएंगे, इनमें रहकर ही हमें कार्य करना है, लेकिन एक सलूशन के तौर पर। ठीक है, ये तो पहला हुआ हमारा फर्म।
दूसरा है द प्रोडक्ट। कौन बताएगा? हम जाते हैं श्रवण के पास। बताइए श्रवण मंडल। यस सर। बताइए द प्रोडक्ट, ये भी एक फैक्टर है आपका एक कैंपेन प्लानिंग में। यस सर, प्रोडक्ट पहले तो हम ये डिसाइड करेंगे कि मेरा प्रोडक्ट क्या है, किस पर्पस पे है। जैसे कि वो मेडिकल लाइन में है या फिर कोई कोई आप किसी का भी बता सकते हैं, मतलब किसी का वजह। तो सर उस प्रोडक्ट में हम ध्यान देंगे कि वो कम बजट में अगर हम अच्छा दे सकें, सामने वाले कंपनी से अच्छा दे सकें, तो ये चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। और दूसरी, वहाँ के जो आसपास के बाजार में जो प्रोडक्ट बिक रहे हैं उसकी स्थिति को पहले जांचेंगे कि वो कैसा है, फिर हम अपने प्रोडक्ट की तुलना करेंगे उसके साथ, फिर उसको देखेंगे कि अगर वो लॉन्च करने लायक है उस एरिया में तो लॉन्च करेंगे, नहीं तो फिर हम दूसरी जगह जाके लोकेशन चेक करेंगे कि वहाँ पे। हाँ समझ, बस कुछ सेकंड दिएगा। अच्छा आपने यहाँ बताया है कि इन्होंने कहा कि यदि उस प्रोडक्ट की वहाँ पे जरूरत है या उन जो प्रोडक्ट्स पहले से हैं उनके अपेक्षा हमारा प्रोडक्ट्स वहाँ पर कारगर है तो हम रखेंगे, अदरवाइज हम उस लोकेशन पे अपने प्रोडक्ट्स को नहीं उतारेंगे। ऐसे में हमारा प्रोडक्ट फेल हो जाता है तो उसका जो डिसएडवांटेज है हमारी कंपनी को जाएगा। ठीक है, जिससे हमारी कंपनी में दिक्कतें भी आ सकती हैं। ठीक है, ओके, कंटिन्यू समझ। और उसी अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हम पैकेजिंग पे भी ज़्यादा ध्यान देंगे। अगर पैकेजिंग हमारी अच्छी होगी तो मोस्टली लोग पैकेजिंग देख के ही प्रोडक्ट को लेते हैं, उसके बाद उसको अंदर का देखते हैं। और पैकेजिंग बहुत बड़ा एक यहाँ पे कारक है। यदि आप पैकेजिंग बहुत ही अच्छे से करते हैं, नीट एंड क्लीन करते हैं और इजी आप वे रखते हैं, जिससे कस्टमर को ले जाते समय, मान लीजिए कभी आपने पैकेज के ऊपर पकड़ने के लिए आपने उसमें हैंड बना दिया या उसको ऐसा डिजाइन किया जो बहुत ही पॉकेट में या किसी छोटी से छोटी, जैसे कि लोग हैंड पॉकेट ले लेते हैं या बैग से ले लेते हैं, उनमें भी वो इजी आप जा सके तो बेटर होगा हमारे एक कैंपेन के लिए। ठीक है, ओके, कंटिन्यू। यस, और उसके बाद उत्पाद की श्रृंखला को हम जानेंगे, मतलब कि एक चेन को क्रिएट करेंगे। जैसे कि हमारा प्रोडक्ट बिक रहा है तो हम नए नए प्रोडक्ट्स फिर उसी अकॉर्डिंग लाएंगे। अगर नहीं बिक रहा है तो फिर सर कुछ चेंजमेंट देखेंगे, करेंगे। यही हाँ, होगा कुछ उत्पाद के नए आइडियाज लाएंगे, कुछ और विचार करेंगे उसको और अच्छा करने के लिए कि हम और बेटर से बेटर और हम क्या कर सकते हैं और उस पर हम लोग इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू श्रवण। नया नेक्स्ट है द प्राइस। प्रियंका। प्रियंका यस सर। जी बताइए द प्राइस। सर जैसे हम लोग कोई भी मतलब हम लोगों का जो भी प्रोडक्ट होगा वो हम लोग पैकेजिंग के हिसाब से उसकी रेट मतलब प्राइस भी मिनिमम रखेंगे ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा लोग खरीद सके। तो मतलब तभी हम लोगों को मतलब हम लोगों का भी फायदा होगा और कस्टमर जब लेंगे तभी हम अपना प्रोडक्ट बेच पाएंगे, अदरवाइज बेच नहीं पाएंगे। ओके, और एक्सप्लेन करना है। सोनाली, आप भी इसी को जरा मॉडिफाई करिएगा द प्राइस को। सोनाली, यस सर। द प्राइस जो सर कि बता रहे हैं। फैक्टर्स है हमारे कैंपेन में, तो उसको आपको डिस्क्राइब करना है। बताइए कैसे करेंगे। सर हम लोग प्रोडक्ट की प्राइस ऐसी रखें ताकि कस्टमर उसे ले पाए, अदरवाइज या तो फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि उस हिसाब से हम क्वांटिटी कम कर सकते हैं उन लोग की प्राइस के हिसाब से। देखिए जैसे कि हम जानते हैं क्योंकि कि हर पहले से, हाँ ओके ओके, हाँ बताइए बताइए। क्योंकि हर कोई मतलब उतना ज्यादा एक्सपेंसिव खरीद नहीं सकता, इसलिए हमें उसको भी देख चलना पड़ता है कि कस्टमर क्या ले रहा है, कितने तक खरीद सकता है, फाइनेंशियली अफोर्ड कर पा रहा है या नहीं। ओके, थैंक यू। देखिए उत्पाद का विक्रय यानी कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए। मान लीजिए हम कोई मान लीजिए जूस एक 20 ml में
आप बना के निकाल रहे हैं, देखिए मान लीजिए उसका मार्केट प्राइस आपका 20 रुपीज है या मान लीजिए 10 रुपीज है, यदि उसके अकॉर्डिंग या फिर हमारे प्रोडक्ट में ये विशेषता हो उस कोल्डिंग में जो अन्य में नहीं है, तो कस्टमर उसको एक बार मान लीजिए कभी इन केस वो प्रोडक्ट्स नहीं मिलते हैं, तो जो भी जहाँ पे वो जाता है तो वहाँ उसको मान लीजिए उसके सब्स्टिट्यूट में आपका प्रोडक्ट दिया जाता है कि ये भी उसी तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इन केस यदि वो इस्तेमाल करता है जूस को, तो उसको बेटर लगना चाहिए। रेट सेम है, 20 रुपए है, तो उसको जो टेस्ट है उससे बेटर लगना चाहिए या हूबहू वैसा ही लगना चाहिए, उससे कम नहीं लगना चाहिए। यदि कम लगेगा तो क्या होगा, तो वो उस प्रोडक्ट को दोबारा यूज नहीं करेगा। इक्वल होगा तो वो इन चांस ले लेगा, हाँ ठीक तो है कि ये प्रोडक्ट के बराबर इसका भी टेस्ट है, चलो ठीक है इसी को आप पैक कर दीजिए, तो आपकी सेलिंग हो जाएगी। या उससे अच्छा होना चाहिए तो आपका सेलिंग प्राइस यहाँ पर है तो बिक्री होगी। अदरवाइज अच्छा नहीं है तो मुझे जो अपनी कॉस्ट है उसको कम रखना पड़ेगा। यानी कि उसकी कॉस्ट यदि 20 है तो मुझे 15 रखना पड़ेगा, 8 है तो कहीं 7 रुपए 6 रुपए ऐसे रखना पड़ेगा। तो लोग ये सोचेंगे चलो ठीक है सस्ता है, मुझे ड्रिंक मतलब कोई कोल्ड ड्रिंक ही तो पीनी है, वो नहीं तो ये सही। तो वो इन केस कभी कभी प्राइस की वजह से भी वो प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर सेल हो जाता है। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही यहाँ पर हमें बेटर रखनी है। और प्रतिस्पर्धी कीमतों से उसका संबंध, जैसा कि मैंने बताया कि यदि प्राइस सेम है तो क्वालिटी बिल्कुल समकक्ष होनी चाहिए या उससे बेटर होनी चाहिए, लो क्वालिटी में नहीं होनी चाहिए। और उसकी कीमतें यदि बराबर है तो आप अपनी कीमतों को 2 रुपया 3 रुपया आप कम कर सकते हैं, 15 रुपए है, 16 रुपए है, 17 रुपए ऐसे भी आप कर सकते हैं, तो भी प्रोडक्ट आपका वहां पर सेल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है द मार्केट। सेवता कौशल, सेवता कौशल, ओके, द मार्केट के बारे में सर क्या मैं एग्जाम्पल के साथ आपको सर समझा सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल, जैसा आप चाहें। यस सर। सर एक्चुअली सर 1980s में जो वॉशिंग पाउडर था सर वो बहुत महंगा हुआ करता था। तब उस समय निरमा एक जो कंपनी थी वो लॉन्च हुई। सर उसका मेन जो मतलब जो उसका कस्टमर थे सो मिडिल क्लास के थे। उस समय जब निरमा दूसरी कंपनी थी वो जब रिच क्लासेस को अपने मतलब सेलिंग देती थी मेंबर्स में, उस समय निरमा ने मिडिल क्लास को अपना टारगेट बनाया था। तो हम लोग का ये इसमें मार्केट में से हम लोग को पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि किस टारगेट को मतलब कौन सी कस्टमर्स को हम लोग टारगेट करें। फॉर एग्जांपल मिडिल और रिच और जो होते हैं, और सर हम लोग किस मतलब क्या कहते हैं सर कौन सी प्लेस में और किस टाइप में हम लोग प्रमोशन करना चाहते हैं उस प्रोडक्ट को, कि हम लोग उसको मतलब क्या कहते हैं कि उन लोगों के बीच में जाके मतलब प्राइस लो करके करना चाहते हैं कि मतलब जो जो मिडिल क्लास को कर सके सर उस टाइप में सर। और सर उसका कितना इफेक्ट पड़ेगा मार्केट में जब वो प्रोडक्ट लॉन्च होगा। ओके, थैंक यू, सही बताया है, अच्छा बताया है। यदि आप सभी ने सुना हो तो काफी अच्छा इन्होंने बताया है कि संभावित ग्राहकों की संख्या, और यानी कि हर कोई प्रोडक्ट आपका नहीं खरीद सकता है या हर कोई यूज करना नहीं चाहता है, तो आप उससे जबरदस्ती भी नहीं कर सकते। इसीलिए कहा कि संभावित ग्राहक, जो ग्राहक अपनी इच्छा अनुसार, इतनी बड़ी जनसंख्या है उसमें हर कोई आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता। देखिए अदर्स कंपनी भी यहाँ पर अवेलेबल है, डब है, कभी साबुन पियर साबुन है, आपका लाइको और डिटॉल है, तो क्या हर कोई डिटॉल इस्तेमाल कर रहा है? नहीं। क्या हर कोई डब इस्तेमाल कर रहा है? नहीं। हर कोई अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी उसको सूट कर रहा है उसके अनुसार और अपने बजट के अनुसार उस प्रोडक्ट्स को वो यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है। तो संभावित ग्राहक जो आपके प्रोडक्ट्स को यहाँ पर खरीद रहे हैं, और प्रकार वही हमारे टाइप्स हो गए, उनका स्थान और वो किस स्थान पर हैं या उस स्थान पर वो प्रोडक्ट्स हमारा पहुंच रहा है। जैसे कोई ऐड हम देते हैं प्रेस ऐड के माध्यम से, मान लीजिए कोई रूरल एरियाज है वहां पर न्यूज़पेपर नहीं जा रहा, तो क्या प्रोडक्ट्स आपका वहां पर बेचेगा? क्या उस प्रोडक्ट्स की जानकारी वहां तक पहुंच पाएगी? नहीं पहुंच पाएगी। तो वहां पर कैसे पहुंचे वो उसके बारे में भी हमें वहां पर विचार
करना चाहिए। हम कैंप के माध्यम से या हम अपने एम्प्लॉयज के भेज कर हम जगह जगह एक प्रदर्शनियां लगाकर या एक डेमोस्ट्रेशन बनाकर हम स्लाइड शो तैयार कर कर हम उसको विज्ञापन के रूप में वहां तक पहुंचा सकते हैं। बिक्री की कुल संभावित मात्रा, यानी कि ये भी हमें देखना होगा कि जहां पर हम जा रहे हैं तो वहां पर बिक्री की क्या संभावनाएं हैं, संभावनाएं हैं भी कि नहीं है तो कितनी है, क्या उससे हमारा आउटपुट निकल आएगा। यदि आउटपुट नहीं निकलता है तो हमारा जाना वहां पर व्यर्थ है, क्योंकि एक कमीशन है, उतना कमीशन आना जरूरी है। यदि कमीशन नहीं आएगा आपको तो आपकी कंपनी फेल हो सकती है। इस बात का भी मुझे यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है। द पर्पस ऑफ एडवर्टाइजिंग, देखे जाने वाले विशेष उद्देश्य, इसमें कुछ खास नहीं है, ये वही सारा है जो भी मैंने ऊपर अभी आपको से डिस्कस किया था यहाँ पर, तो उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी एडवर्टाइजिंग कैंपेन प्रोसेस। सर 2 बार एडवर्टाइजिंग है। क्या फिर से बोलिएगा? सर 2 बार एडवर्टाइजिंग लिखना है क्या? नहीं नहीं, एक ही बार लिखना है। वो जो मैं तो समझा रहा था ना, द पर्पस ऑफ द एडवर्टाइजिंग, वो तो उसी हेडिंग में ना, फैक्टर्स में। अब नई हेडिंग फ्रेश, आपको अब उससे मतलब नहीं है, जो भी फैक्टर्स मैंने बताए वो कंप्लीट हो गए हैं। और अब जो आपको हेडिंग यहाँ पे डालना है वो है आपका एडवर्टाइजिंग कैंपेन प्रोसेस, यानी कि एक आदर्श विज्ञापन अभियान की जो प्लानिंग हम लोग बनाते हैं उसका प्रोसेस क्या है, उसका प्रक्रिया क्या है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके सर। सभी को समझ में आ गया? यस सर। ओके, ठीक है। आप उसको पढ़िएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एक बार में वो चीज रीड हो जाती है। और फिर हम लोग मिलते हैं आज के सेकंड मीटिंग में। नेक्स्ट क्लास आपकी 1:30 बजे से होगी, उसका लिंक क्लास एंड होने के बाद मैं आपको भेज दूंगा। जब तक के लिए क्लास इज ओवर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।